हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और देखो, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। तो अब आपका जो लॉकडाउन है वो 3 तारीख तक है, 3 मई तक है। तो 3 मई तक का जो टाइम है आप उसे वो यूज़ करें उस टाइम को, है ना। तो वो आपको बहुत यूज़फुल टाइम हो सकता है। बीच में कुछ दिक्कतें हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। मैं कुछ चीज़ें करना चाह रहा था, तो कुछ चीज़ें इंप्रूव करना चाह रहा था, कुछ चीज़ें और अच्छे तरीके से करना चाह रहा था आप लोगों के लिए, ताकि मैं एक और बेहतर कंटेंट दे पाऊँ आप लोगों को। तो उस वजह से एक गैप हो गया था ये 3-4 दिन का। चलिए, हमारी जो सीरीज़ है हम लोग उसे शुरू करते हैं। हमारा जो हिस्ट्री का हम लोग सीरीज़ चला रहे थे, हिस्ट्री जो हम आपका एंशंट हिस्ट्री से पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत के इतिहास को जो हम पढ़ रहे थे, उस प्राचीन भारत के इतिहास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने जो आपका पाषाण काल था वो हमने पढ़ा था, है ना। पैलियोलिथिक एरा जो था वो हमने पढ़ा था, कि उसमें आपका अपर पैलियोलिथिक एरा, मिडिल लोअर पैलियोलिथिक एरा, फिर मीजोलिथिक एरा आया था, है ना। मध्य पाषाण काल आया था। उसके बाद आपका मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक आया था, नव पाषाण काल आया था। ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी थी। अब जो बात आती है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन होता है आपका हड़प्पा का और चालकोलिथिक एज का। हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन का और चालकोलिथिक का। पहले हम हड़प्पा पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चालकोलिथिक एज के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि आपका जो कॉपर एज बोला जाता है, हम उस एज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन आज जो हम करेंगे वो हड़प्पा के बारे में करेंगे। ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आपका हड़प्पा। ठीक है। तो चलिए, ये सीरीज़ हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलूँगा कि जिसने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। और मैं उन पुरानी वीडियोस से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन की सीरीज़ और चलाएंगे। 2 पार्ट में रखेंगे हम लोग। एक टाइम हम आपके क्वेश्चंस के अलग वीडियोस आएंगे, और ये जो सीरीज़ होगी आपकी ये स्टडीज़ की होगी, है ना। तो पुराने जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके अलग से मैं आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड करना शुरू करूँगा। तो वो वीडियो, वही क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा था, उसके लिए ही मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। तो पुराने क्वेश्चंस का हम वो कलेक्शन चलाएंगे, वो एक अलग सीरीज़ चलती रहेगी, और यहाँ पे हम लोग डिटेल में जो चीज़ें होंगी वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे वो देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप वहाँ से देख सकते हैं। वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें करंट अफेयर के मैं काफ़ी क्वेश्चंस डालता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ करंट में जो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आया है मैं उसे पोस्ट करूँ। चलिए, तो शुरू करते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है आपका, कि जैसे ही आपका पाषाण काल खत्म होने वाला होता है, पाषाण काल आपका खत्म होने वाला होता है, तो आपने देखा था पहले लोग आपके अकेले रहा करते थे। एक एक इंसान अपने अलग अलग रह रहा है। उसके बाद आपने देखा था कि जैसे जैसे आपके मध्य पाषाण काल आया था या मेसोलिथिक एरा आया था, तो मेसोलिथिक एरा में लोग कुछ इकट्ठे होकर रहना शुरू हो गए थे। कह सकते हैं एक कबीला टाइप का, कि 10-12 लोग आपके साथ रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं। उसके एविडेंस भी हमने देखे थे कि कुछ चूल्हे वगैरह मिले थे, है ना। तो उस तरीके की चीज़ें थी। उसके बाद आपने देखा था नियोलिथिक एरा में, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में आपने ये चीज़ देखा कि लोग जो हैं वो एक गांव में, एक विलेज फॉर्मेशन वाली चीज़ हो गई थी, है ना। आपका गांव जो था वो बस गया था, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो चीज़ें आपने देखी थी नव पाषाण काल में। अब देख रहे हो आप कि भाई मानव का धीमे धीमे विकास हो रहा है, मानव का धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है। कि पहले वो आपका अकेला रह रहा है, फिर कुछ लोगों के साथ रहना सीखा, फिर एक गांव में रहना सीखा। अब उसके बाद का जो विकास हुआ, तो ये आपका अपने चरम पर था। वैदिक काल से पहले जो मानव का विकास हुआ, सबसे विकसित मानव जो था वो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कई सिविलाइजेशन है आपकी, 3-4 सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया की है, उधर आपकी चाइना की तरफ है, हुआंगो नदी के किनारे, इधर आपकी नील नदी के किनारे है। लेकिन इन सभी सभ्यताओं में सबसे जो प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो आपकी इंडस वैली या सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। अगर किसी को ये डाउट हो कि भैया मानव यहाँ पे पहली बार आया था, कि नहीं, मानव यहाँ पे पहली बार नहीं आया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो टाइम था जब मानव पहली बार सभ्य हुआ था, सोशलाइज हुआ था, है ना। आपके मैनरफुल वे में जब इंसान आया था, एक तमीज़ से जो चीज़ें करी जाएं, कि रहने की ये कंडीशंस हों, इस तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन करी जाएं, जैसे अभी बड़े शहरों में, अच्छे शहरों में होती हैं, वो सारी चीज़ें।
है ना। तो एक सोसाइटी फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है वो आपका हुआ था पहली बार इंडस वैली में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं था कि मानव यहाँ पे पहली बार जन्मा था या पहली बार मानव, सबसे पुराना मानव यहीं पे था, ऐसा नहीं है। सबसे पुराना मानव आपका अफ्रीका की तरफ ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे मानव जो पहली बार सभ्य हुआ था वो आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हम नापते हैं कि ये सबसे पुरानी होगी। तो इसमें आपके जो है कार्बन डेटिंग करी जाती है, सन एक्सपोजर्स देखे जाते हैं कि किसी भी चीज़ को सूरज की रोशनी ने कब टच किया था, है ना। कार्बन डेटिंग से उसकी एज निकाली जाती है। कार्बन में हाफ लाइफ आपका मेथड होता है, हाफ लाइफ साइकिल देखा जाता है, उसके थ्रू आपका ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई किस बेसिस पे बोला जाता है आपका कि ये सबसे पुरानी सभ्यता है, तो आप बोलोगे कि सर कार्बन डेटिंग के आधार पे जो हमें चीज़ें मालूम पड़ी हैं उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो आपकी सभ्यता मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इस सभ्यता को आपके 4 से 5 नामों से आप जानते हैं, ठीक है। तो 4-5 नाम क्या हैं, वो 4-5 नाम देखते हैं हम। वो 4-5 नाम हैं आपके हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, है ना। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका जो मैच्योर टाइम है ना, जब ये अपने चरम पर थी, अपने सबसे अच्छी स्थिति में थी, वो टाइम है 2350 बीसी से लेके आपका 1750 बीसी तक। अच्छा, इसे सॉरी ये एडी लिख दिया है, इसे एडी है, ये गलत है, इसे बीसी कर लीजिएगा, है ना। यह आपका बीसी है, ठीक है। तो ये आपका 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक रहा था। ये मैच्योर टाइम था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है। इससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य हैं, इसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर रही थी, सबसे अच्छी स्थिति में रही थी, बोलते ना पीक पर रहना, है ना, अपने यूथ या यंग एज में रहना, मैच्योर एज में रहना, वो आपकी इस समय हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, अब इसे 4-5 नामों से हम लोग क्यों पुकारते हैं कि भाई ये जो सभ्यता थी, जब इसकी खुदाई का कार्य हुआ तो पहली बार खुदाई जिस जगह पर हुई थी वो जगह का नाम था हड़प्पा। इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब और खुदाई हुई और स्थल इसके खोदे गए और स्थलों की खोज हुई, तब हमने देखा कि ज़्यादातर स्थल जो हैं इसके, वो स्थल आपके सिंधु नदी के किनारे हैं, इंडस वैली। तो इस वहाँ से आपका आया कि सिंधु नदी के किनारे यानी कि इंडस नदी के किनारे, तो आपका इस सभ्यता का नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहला नाम हड़प्पा दिया क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा में इन्होंने खुदाई करी थी, ठीक है। फिर देखा कि भाई सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा स्थल हैं, तो हमने इसे बोल दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हमने देखा कि आपका यहाँ पर इस युग में कांसे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, ब्रॉन्ज का, जो पहले आपके गाँव में देखा होगा, पहले बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे, है ना। प्योरली पीतल नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है, उसे कांसा बोला करते थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्योंकि उसका ब्रॉन्ज का यूज शुरू हो गया था, कॉपर से हट के आप एक मेटल बना रहे हो, दो चीजें मिलाकर, है ना, कॉपर और टिन को मिलाकर आप एक मेटल बना रहे हो ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो गया, इस वजह से इसे बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, या मैं बोलूँ कांस्यकालीन सभ्यता, ठीक है। उसके बाद इस सभ्यता के समय के लोग सुमेरियन जो आपके लोग थे, सुमेरिया के जो लोग थे, सुमेरिया की जो सभ्यता थी, उससे व्यापार किया करते थे। अब उनके व्यापारिक जो ग्रंथ हैं, उनकी जो चीज़ें उनके द्वारा लिखे गई हैं या उनके जो लेख हैं, आर्टिकल्स हैं, उनमें जो इस सभ्यता का नाम मिलता है वो मिलता है मेलुहा, ठीक है। तो हम इस सभ्यता को हम किस और नाम से जानते हैं, मेलुहा के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका ऋग्वेद है ना, 4 वेद जो हैं उनमें सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो ये आपका हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की जो चर्चा करी गई है, इस सभ्यता के बारे में जो बोला गया है, तो उस वेद में इसे नाम दिया गया है हरियूपिया का, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे इसके आपके 5 नाम कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज, मेलुहा सिविलाइजेशन और हरियूपिया, ठीक है। ये इसके 5 नाम थे, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं कि भैया ये जो आपकी सभ्यता थी, इसके मतलब कैसे मालूम पड़ा कि हमें इतनी बड़ी एक सभ्यता थी, कहाँ थी, कैसे थी और कैसे इस पे चर्चा हुई। तो हम लोग देखते हैं कि पहले आपका क्या हुआ कि आपके एक पर्सन थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जी क्या थे? चार्ल्स मैसन जी सेना में थे, है ना। ब्रिटिश की जो आर्मी थी, ब्रिटिश की सेना थी, उसमें चार्ल्स मैसन हुआ करते थे। चार्ल्स मैसन कई जगह जाया करते थे आर्मी के कामों से। तो चार्ल्स मैसन को एक जगह कुछ मोहरें मिली, कुछ सिक्के मिले, क्ले सील्स बोलूँ मैं, कुछ तो क्ले सील या मोहरें मिली इन्हें हड़प्पा सभ्यता की। इन्हें थोड़ी सी वो अजीब सी लगी, है ना, चीज़ें मतलब डिफरेंट सी लगी कि यार ये नॉर्मल सी नहीं है। फिर क्या हुआ, इन्हें एक जगह और ये गए, वहां पे भी इन्हें एक दो मोहरें वैसी ही मिली जैसी पहले मिली थी इन्हें, है ना, हड़प्पा सभ्यता की। तो इन्होंने देखा कि भाई ये मोहरें मतलब ऐसी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद वो मोहरें ढूंढना शुरू किया, अलग अलग जगह पे जाकर उन मोहरों को ढूंढते थे। तो यहाँ पे आपका एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले व्यक्ति चार्ल्स मैसन माने जाते हैं, जो जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले थे। कोई रिसर्च नहीं हुआ, कोई स्टडी नहीं हुई, कोई खुदाई नहीं हुई, बस ये अपने घूमते रहते थे, जहाँ इन्हें मिलती थी तो ये उनको कलेक्ट करते रहते थे। ठीक है। तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा क्या हुआ कि इन्हें कुछ हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली। उसके बाद क्या था कि भाई भारत में रेलवे का काम चल रहा था, भारत में रेलवे बिछाई जा रही थी। तो पाकिस्तान की तरफ आपके लाहौर के आसपास रेलवे की ट्रैक लगाया जा रहा था, रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो वहाँ पे भी एक टीला सा मिला। तो जब वहाँ पे टीला मिला तो भाई टीले को हटाने की कोशिश करी रेलवे इंजीनियर्स ने। तो जब टीले को हटाने की कोशिश करी तो वहाँ देखा, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके के साक्ष्य मिल रहे हैं कि भाई कुछ घर वर सा कुछ बना हुआ है या जो कुछ है, उस तरीके के साक्ष्य वहाँ पे भी मिले। अच्छा, वहाँ पे बताते हैं पाकिस्तान में कुछ इस तरीके की चीज़ भी थी कि लोग कहीं जाते थे, गड्ढा खोदते थे, ईंटें निकालते थे और उससे अपने घर बना लिया करते थे। इस तरीके के भी कुछ प्रैक्टिसेस देखे गए थे वहाँ पे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें बताती हैं कि भैया ये सभ्यता, अच्छा ये सभ्यता वहाँ हुआ करती थी, है ना। और क्योंकि लोगों ने ईंटें निकाल निकाल के अपना यूज़ कर लिया, वो कर लिया, तो मतलब इस सभ्यता के जो साक्ष्य थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी कर दिए गए। ठीक है। तो क्या हुआ, 1856 में 1856 में अलेक्जेंडर कनिंगम हुआ करते थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड, है ना। पुरातत्व विभाग जो है भारत का, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे अलेक्जेंडर कनिंगम। कनिंगम जी के द्वारा फिर इस पे चर्चा हुई कि जब उस टीले में मिली वो कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे फिर चर्चा हुई, लेकिन यहाँ पे फिर ये चीज़ ठंडे बस्ते में चली गई। इस पे फिर आपका कोई भी काम नहीं हुआ, है ना। तो एक बार फिर से हड़प्पा की चर्चा हुई कि कुछ ऐसी सभ्यता या कुछ चीज़ है, हमें ये नहीं पता था क्या है, एक जगह है, कितनी जगह है या कुछ है, बट ये था कि हाँ भैया कुछ है। तो उस तरीके की चीज़ें हमें बताती हैं। उसके बाद फिर आपका फिर ठंडे बस्ते में ही चली गई। फिर इस पे काम शुरू हुआ 1921 में। 1921 में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे भारत के जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी जो थे, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया गया। एक्सकवेट किया इन्होंने हड़प्पा को, और ये हड़प्पा जो स्थल मिला था पाकिस्तान में, ये हड़प्पा पुराना नाम नहीं है, ये पाकिस्तान में जिस जगह पे, जिस गांव में ये आपकी खुदाई करी गई थी, उस जगह का नाम है हड़प्पा। और ये जो जगह थी वो रावी नदी के किनारे थी, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में, है ना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे ये जगह थी हड़प्पा, जहाँ पे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई का कार्य किया गया था। जब इन्होंने खुदाई वगैरह करी, बहुत सारी चीज़ें, जब इन्होंने लगा होगा कि भाई यहाँ छोटी मोटी चीज़ होगी, एक दो खुदाई करते हैं, भाई जब इन्होंने खुदाई करना शुरू किया तो देखा कि यहाँ तो एक पूरा शहर बसा हुआ है ना। उन्हें लगा होगा कि भाई एक दो छोटा मोटा कुछ निकलेगा, जबकि यहाँ देखा गया कि यहाँ पे ज़मीन के नीचे पूरा एक शहर बसा हुआ मिला। तो देखा कि भाई यार ये छोटी चीज़ नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसकी धीमे धीमे खुदाई करी गई और फिर इससे संबंधित और भी चीज़ें ढूंढने के लिए आपका कोशिशें करी गई। तो जो हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने का काम शुरू हुआ था, पहले चर्चा तो हुई थी 1826 में, 1856 में, बट मुख्यतः ये काम शुरू हुआ था आपका 1921 से। 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया, अगले वर्ष ही यानी कि 1920 में, अच्छा ये और देखते हैं हड़प्पा, ये जो देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो ये रावी नदी है, रावी नदी के किनारे ये आप देख सकते हो, ये रहा हड़प्पा, ये आपकी रावी नदी है ना, ये रावी नदी बह रही है
रावी नदी के किनारे आपका ये शहर हड़प्पा, जहाँ पे खुदाई कार्य किया गया। ठीक है, अब देखो अगली जगह क्या हुआ 1921 के बाद 1922 में राखलदास बनर्जी थे। राखलदास बनर्जी ने आपका खुदाई का कार्य किया और इन्होंने जिस शहर को निकाला वो था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला, है ना, यानी कि इंडस नदी के किनारे मिला पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इस तरीके से आपके एक जगह मिली, दूसरी जगह मिली, और ये जो आपका मोहनजोदाड़ो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोला जाए, लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो वो था आपका मोहनजोदाड़ो ऑलमोस्ट आपने मूवी भी देखी होगी। ठीक है, तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो था वो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा उसकी खुदाई का कार्य किया गया। अब जब इन्होंने देखा कि भाई, इन्होंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, खुदाई हुई, चीज़ें निकली, देखा कि ये तो आपकी बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपकी और जगह भी ढूंढी गई और काफ़ी सारी जगह इसकी आपकी लगभग मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका कि ये देखो, आपको एक बार ये भी दिखा दे रहा हूँ मैं कि ये देखो, ये रहा आपका मोहनजोदाड़ो, ये इंडस नदी है सिंध प्रांत में, मोहनजोदाड़ो आपका ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों स्थल याद रखेंगे, हड़प्पा आपका वो रहा और मोहनजोदाड़ो ये रहा। अब क्या हुआ इसके बाद आपका जब इस सभ्यता की खुदाई करी गई और भी स्थल ढूंढे गए, तो आज़ादी से पहले लगभग आपको 900 स्थल मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के। 900 प्लस स्थल मिले, 900 प्लस आपको जगहें मिली जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के आपको अवशेष मिले, एविडेंसेस मिले आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के, लगभग 900 स्थल पर। और अब तक मैं अगर बात करूँ, मतलब ये तो मैं आज़ादी के समय बोल रहा हूँ 1947 के आसपास, अब तक अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1400 प्लस स्थल मिल चुके हैं आपको हड़प्पा सभ्यता के। लगभग 1400 से ज़्यादा आपको स्थल मिल चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, तो ये ज़्यादातर स्थल जो हैं वो भारत में हैं, लगभग 800-900 स्थल जो हैं वो भारत में हैं, लगभग 400 स्थल जो हैं, 400-450 स्थल वो जो हैं आपके वो पाकिस्तान में हैं, और आपके 2 स्थल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में हैं। तो अगर सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस किस देश में फैली हुई थी, ठीक है, तो हम लोग आंसर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। अच्छा, क्योंकि भारत में 900 स्थल हैं, पाकिस्तान में आपके 400-450 स्थल हैं, तो सारे स्थल तो नहीं पूछेगा। अफगानिस्तान में अब तक जो इसके स्थल मिले हैं वो केवल 2 हैं, हो सकता है और भी स्थल हों, लेकिन अब तक जो स्थल खोजे गए हैं वो 2 हैं। तो उन दोनों स्थलों के नाम जो हैं, पहला नाम है आपका सोरतुघई और दूसरा है मुंडीगग। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो 2 स्थल मिले हैं, पहला है सोरतुघई और दूसरा है मुंडीगग। ये 2 नाम आप याद रखेंगे, है ना, कि सोरतुघई कहाँ था भाई, सोरतुघई और मुंडीगग थे आपके अफगानिस्तान में। तो टोटल इसके 1400 प्लस स्थल मिलते हैं। तो भाई 1400 प्लस स्थल मिलते हैं, इतनी बड़ी सभ्यता, है ना, इतनी बड़ी, मतलब काफ़ी यार, 1400 स्थल तो बहुत होते हैं। आप शहर की बात करो, एक शहर, ऐसे 1400 शहर मिलेंगे आपको, तो एक बहुत बड़ी सभ्यता हो जाएगी ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जो हड़प्पा वाला टाइम आता है, ये हड़प्पा वाला टाइम जो आता है वो टाइम आपका हिस्ट्री में आता है ना, आपका पाषाण काल हिस्ट्री का नहीं आता, वो प्री हिस्ट्री में आता है। हड़प्पा सभ्यता के समय से आपकी हिस्ट्री जो है वो शुरू मानी जाती है। क्यों मानी जाती है कि भाई, मैंने शुरू के पहले लेक्चर में आपको बताया था कि भाई हम लोग उस समय को हिस्ट्री मानते हैं जिसके हमें कुछ लिखित अवशेष मिलते हैं। तो भाई हड़प्पा सभ्यता के हमें लिखित अवशेष मिले, इस वजह से हम हिस्ट्री को यहाँ से शुरू मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लगभग 400 से 600 शब्द जो हैं वो मिले थे। तो हड़प्पा सभ्यता में आपके जो शब्द ढूंढे गए, डिफरेंट जगह लिखे हुए, किसी क्ले सील पे लिखे हैं, किसी और चीज़ पे लिखे हैं, तो ऐसे लगभग 400 से 600 शब्द यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, दे आर येट टू डिसाइफर, है ना, येट टू डिसाइफर मतलब अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं कि इसका क्या मतलब है। इतना तो हमें पता है कि 400-600 स्थल शब्द मिलते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है, क्या लिखा गया था, क्या बोलना चाह रहे थे उन शब्दों के माध्यम से, वो चीज़ अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो हड़प्पा आपका हिस्ट्री वाले टाइम में तो आता है क्योंकि आपको लिखित अवशेष मिल रहे हैं, और वो क्या लिखा हुआ है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे लगभग इतने स्थल मिले थे, इतने शब्द वगैरह मिले थे।
अब आपका क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता थी ये, तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि भैया इसके बोलते हैं ना एक्सट्रीम पॉइंट्स, इसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, इसका सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, इसका सबसे पूर्वी भाग, सबसे पश्चिमी भाग, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर पूछते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है, तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में आप लोग बोलेंगे रहमान ढेरी। रहमान डेरी पाकिस्तान में है आपका, और ये सबसे उत्तरी भाग माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। सबसे दक्षिणी भाग की अगर मैं बात करूं, वो सॉरी सबसे उत्तरी भाग में भारत की अगर मैं बात करूं, तो वह है आपका मांडा। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में है भारत में। तो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी या सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो है आपका मांडा। दक्षिण की बात करूं मैं, तो सबसे जो दक्षिणी भाग है, सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, वो है दायमाबाद, जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दायमाबाद महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है, और रहमान डेरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। और ये लगभग जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो लगभग 1400 किलोमीटर है ना, लगभग 1400 किलोमीटर ये आपके उत्तर नॉर्थ से लेके साउथ तक फैला हुआ है। फिर अगर मैं बात करूँ सबसे ईस्टर्न पार्ट की, है ना, सबसे पूर्वी भाग की, तो सबसे पूर्वी भाग है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश मेरठ के पास है। उत्तर प्रदेश मेरठ के पास है आलमगीरपुर, तो ये सबसे आपका पूर्वी भाग है ना। और सबसे पश्चिमी भाग की बात करूं मैं, तो सबसे पश्चिमी भाग है इसका सुर्त कांगडोर। सुर्त कांगडोर जो पाकिस्तान में है वो इसका सबसे पश्चिमी भाग है। अगर भारत में सबसे पश्चिमी भाग पूछता है तो आप बोलेंगे दिसालपुर। दिसालपुर जो आपका गुजरात में है, ये भारत में सबसे पश्चिमी भाग है हड़प्पा सभ्यता का। और ये पूर्व से पश्चिम तक जो फैली हुई थी, ये थी लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी वही पूछता है आपसे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये लगभग कितने किलोमीटर लंबाई में या उत्तर से लेकर दक्षिण तक थी या पूर्व से लेकर पश्चिम तक थी। तो याद रखेंगे 1400 किलोमीटर थी नॉर्थ से साउथ, और 1600 किलोमीटर थी आपकी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता की शेप भी पूछता है आपसे, इसकी आकृति भी पूछता है कि भैया इसकी शेप क्या थी। तो इसकी शेप क्या थी, इसकी शेप मानते हैं आपकी ट्राइंगुलर। इसकी शेप मानते हो आप ट्राइंगुलर, है ना, या कोनिकल कह सकता हूं मैं। अगर आता है ये सभ्यता आपकी किस शेप में थी, किस क्या आकार क्या था, तो आप बोलोगे ट्राइंगुलर आकार या त्रिभुजाकार, है ना। तो ये सभ्यता आपकी किस आकार में थी, त्रिभुजाकार आकार में थी। अगर पूछा जाए ये सभ्यता लगभग कितने स्क्वायर किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर में बसी हुई थी, तो आप बोलोगे कि ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बसी हुई थी, है ना। लगभग कितने में थी ये आपकी 13 लाख में, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये सभ्यता आपकी बसी हुई थी। ठीक है, 12.99 समथिंग ऐसा कुछ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 12.99 याद रख के हम लोग याद रखेंगे कि वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में लगभग आपकी बसी हुई थी, 13 लाख से थोड़ी सी कम थी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई कि ये जो सभ्यता थी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझना। ये जो सभ्यता के बारे में जो आपको मैं बोलूँ, इस सभ्यता की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों होती है, ऐसा क्या है इस सभ्यता में जो आपका इतना ज़्यादा ये पूछा जाता है ना। पॉज करते हैं वीडियो पॉज। ठीक है, अच्छा इस सभ्यता के बारे में कुछ और चर्चा करें हम कि भाई इस सभ्यता की इतनी खासियत क्या थी, क्या चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हाँ, तो अगर हम लोग बोलें कि इस सभ्यता का भैया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, है ना, ये सभ्यता इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है, यूपीएससी तक इस पर बहुत सारे सवाल पूछता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो भाई क्या था कि ये सभ्यता जो बसी हुई थी उसमें एक कॉमन पैटर्न मिलता है आपको। राइट हैंड साइड में आपको मिलता है मेन शहर, जो आपका मेन शहर होगा, ज़्यादातर लोग जो रहेंगे वो रहेंगे आपके राइट हैंड साइड में, जिसे लोअर सिटी भी बोल सकते हो, है ना, आम आदमियों के रहने का स्थान था। और लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है आपको ये एक दुर्ग टाइप का, एक किले टाइप का, जिसके चारों तरफ बाउंड्री हुआ करती थी हैवी।
ठीक है, तो ये आप इस तरीके का आपको ये मिलती हैं चीज़ें। ये हर जगह जो हड़प्पा की थी वहाँ पे ये कॉमन मिलती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह ऐसी चीज़, ऐसा आपको शहर की बसावट मिलती है। ये जो हिस्सा हुआ करता था, ये हिस्सा थोड़ा ऊपर हुआ करता था ताकि बाढ़ आए, कुछ भी आए। इसके चारों तरफ दीवार भी बनी हुई है आपकी, ये दीवार भी बनी हुई है ताकि अगर कुछ भी हो तो ये हिस्सा प्रोटेक्टेड रहे, है ना। और ये आपका आम शहर है, ठीक है। आम शहर में क्या था, ये मेन रोड होगी एक, बीच में ये मेन रोड है, बीच में मेन रोड से ये गलियां निकली होंगी, और ये गलियां निकली होंगी, इन गलियों में आपके घर होंगे, ठीक है। इन गलियों में ये आपके घर होंगे। तो याद रखना, जितनी भी आपकी ये थी, जो मेन रोड थी और मेन रोड और ये गलियां थी, तो मेन रोड पे जो गलियां थी वो आपका 90 डिग्री पे कट करती थी। मेन रोड पे जो गलियां थी ये सारी 90 डिग्री पे मिलती थी। तो यहाँ से आपको एक एविडेंस ये मिलता है कि भाई ये लोग कितने टेक्निकली और स्किलफुल थे। सभ्य होने का मतलब क्या है कि भाई आपकी स्किल्स अच्छे डेवलप्ड हैं। देखो कितने आपके स्किल्स डेवलप थे कि सारी जो गलियां थी वो आपकी 90 डिग्री पे टच करती थी मेन स्ट्रीट को, है ना। मुख्य जो शहर की रोड थी उसे गली 90 डिग्री पर काटती थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो घर बने हुए थे, अब घर का जो कुछ शेप था, घर का कुछ इस तरीके का शेप था कि भाई घर जो बना हुआ है, घर की कोई भी खिड़की और कोई भी दरवाज़ा मुख्य रोड की तरफ, मेन रोड की तरफ नहीं हुआ करता था। घर की कोई भी खिड़की और घर का कोई भी दरवाज़ा मेन रोड की तरफ नहीं हुआ करता था। अभी जैसे ये आपका घर की ओपनिंग है, ये घर का दरवाज़ा है, तो उसके जस्ट सामने एक दीवार हुआ करती थी। घर के जस्ट सामने, दरवाजे की जस्ट सामने एक दीवार हुआ करती थी ताकि कोई भी घर के अंदर झांक ना सके। भाई मेन स्ट्रीट से कोई झांक सकता है, मुख्य रोड से झांक सकता है, तो वो आपने ढक दिया। घर के अंदर आप यहाँ से घुस रहे हो तो यहाँ पे आपने ये ढक दिया। दीवार के जस्ट पीछे ये कच्चा हुआ करता था, ये आपका कच्चा आंगन हुआ करता था, और बाकी सब जगह ये आपके कमरे बने हुआ करते थे। बाकी सब जगह आपके ये कमरे बने हुआ करते थे। साइड में ये आपका कच्चे आंगन में वेल हुआ करता था, कुआं हुआ करता था। इसके पास में किचन और इसके पास में आपका बाथिंग एरिया, और यहाँ से नालियाँ निकली हुआ करती थी। नालियाँ निकल के जाएंगी और यहाँ पे नालियों का एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम आपका कवर्ड था, ठीक है। तो ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम आपका कैसा था, कवर्ड था। इस तरीके की आपकी इसमें देख सकते हो चीज़ें हुआ करती थी। थोड़ा आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही होगी, है ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इतनी ज़्यादा विकसित सभ्यता ये आपकी हुआ करती थी कि आप देख रहे हो नालियाँ पूरी कवर्ड हैं, हर घर के लिए आपको एक कुआं है। वाटर हार्वेस्टिंग जो अभी हम लोग बात करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपने अलग से वो दे रखा है कि आपने कच्चा घर में छोड़ रखा है, कुछ हिस्सा कच्चा छोड़ रखा है। जितने भी यहाँ पे आपको घर मिले थे, ज़्यादातर घर यहाँ पे या सारे ही घर यहाँ पे आपके बेक्ड ब्रिक्स के थे। बेक्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटों के थे। बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि आपकी कितने आराम से पकी हुई ईंटें लगा लगा के आराम से बनाए गए हैं। तो यहाँ घर जितने भी मिलते हैं वो पकी हुई ईंटों के मिलते हैं। कोई एक आध ऐसा स्थल था जहाँ कच्ची ईंटों के मिलते हों या कूड़े कचड़े के या पत्थरों के मिलते हों, नहीं तो बाकी सब जगह आपका पक्की ईंटों के घर मिला करते थे। हर शहर में ड्रेनेज सिस्टम था, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का निकास का एक पूरा सिस्टम था, और वो भी कवर्ड सिस्टम था। तो इन्हें पता है भाई हेल्थ और हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ना। तो उस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। शहर जो बसे हुए, मैंने बताया कि आपको राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ की तरफ आपका मुख्य शहर होगा, लेफ्ट में आपका जो कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो हुआ करता था। तो ये सब जगह ऐसी चीज़ें कॉमन थी। वेट मेज़रमेंट के, है ना, भार तोलन के लिए आपका, वेट मेज़रमेंट के लिए आपका अलग से पैरामीटर्स बने हुए थे, चीज़ें नापने के लिए अलग से पैरामीटर्स बने हुए थे। तो कह सकते हो इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा आपकी ये ऊपर लेवल की या हाईली डेवलप्ड ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अब आपसे वो जो पूछेगा वो कुछ स्थलों के नाम पूछेगा, कुछ साइट्स के नाम पूछेगा जहाँ से आपको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। तो एविडेंस हम लोग देख, ठीक है। तो ये जो आपकी ये टेबल आप देखेंगे, एक तरफ प्लेसेस लिखे हुए हैं, शहरों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ वहाँ से एविडेंस मिले हुए हैं। तो पहला शहर है आपका हड़प्पा। हड़प्पा से जो आपको मिला वो मिला सिटाडेल, है ना। सिटाडेल आपके हर हड़प्पा सभ्यता के, इस पूरी सभ्यता के जितने भी शहर थे, सारे ही शहरों से ऑलमोस्ट आपको सिटाडेल मिलेगा। अच्छा, सिटाडेल होता क्या था भाई? सिटाडेल देखो ये होता था कि शहर में एक ऊंचा सा हिस्सा हुआ करता था, इसे हम बोला करते थे सिटाडेल। ये जो आप देख रहे हो ना ऊंचा सा हिस्सा लास्ट में है, ये आपका सिटाडेल है,
ठीक है। तो हर जगह ऐसे सिटाडल आपको मिला करते थे, हर शहर में इसी तरीके की बसावट हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद ग्रेनरीज मिले, है ना, अनाज रखने के जो आपके स्थान होते हैं वो मिले। अच्छा, अनाज रखने के स्थान आपके जो बने हुए थे वो ईंटों से ही बने हुए थे। ये चीज़ याद रखेंगे कि वो ईंटों से ही बने हुए थे और इतने ढंग से बनाए गए थे वाटर प्रूफिंग, ताकि आपका अनाज रखने में अनाज को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेवयार्ड मिले, कब्र मिली। कब्र जो मिली थी इसमें भी 2 या 3 प्रकार की कब्रें थीं। एक तो सिंगल थी कि भाई आदमी को सिंगल दफनाया गया। एक कब्र ऐसी भी मिली जहाँ पे युगल या कॉम्बिनेशंस थे कि आदमी औरत को साथ में दफनाया गया था। और कुछ कब्र ऐसे भी मिलती हैं, बुर्ज होम की जो हम बात करें, है ना, तो वहाँ पे कुछ कब्र ऐसी भी मिलती हैं जहाँ पे आदमी के साथ कुत्ते या किसी जानवर को दफनाया गया था। इस तरीके की कब्र आपको मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीस्ट की मूर्ति मिलती है। एक प्रीस्ट की मूर्ति देखिए आप, ये है कि ये प्रीस्ट की मूर्ति मिलती है हड़प्पा से। तो मतलब ध्यान मुद्रा में ये लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपकी होंगी, है ना। तो हो सकता है पूजा पाठ और उस तरीके की चीज़ें कि आपके पुरोहित हों या जो कुछ भी हों, ठीक है। ऋषभ देव की मूर्ति मिलती है। ऋषभ देव जो आपके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनकी मूर्ति मिलती है। कुछ क्ले सील्स मिलती हैं, मिट्टी की कुछ मोहरें मिलती हैं। इस प्रकार की आप देख सकते हो कि इसमें आप देख रहे हो ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, नीचे एक जानवर बना हुआ है ना। तो इस प्रकार की मिट्टी की मोहरें मिलती हैं। और कुछ टेराकोटा की आपको आइडल्स या मूर्तियां भी मिलती हैं। बताते हैं छोटी छोटी मूर्तियां, आइदर ये खिलौने थे बच्चों के खेलने के या कुछ थे, ये टेराकोटा से बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं ये आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? हड़प्पा से मिलती हैं। अगली स्थान पे आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा का कैपिटल भी बोल सकते हैं, इस पूरी सिविलाइजेशन का, इस पूरी सभ्यता का आपका राजधानी भी बोला जा सकता है, या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। एक चीज़ और याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला, मॉन्ड ऑफ डेड, है ना। तो यहाँ पे आपका मॉन्ड ऑफ डेड भी आपका मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। अब यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला आपको ग्रेट बाथ, है ना, बड़े स्नानागृह मिले। अब एक ग्रेट बाथ क्या था भाई? देखो ये था ग्रेट बाथ, स्विमिंग पूल टाइप का ये आपका बना हुआ है, दो तरफ से आने जाने का वो है ना आपके, ताकि लोग आ सकें। और ये पास में आपके चेंजिंग रूम टाइप से आपके चारों तरफ बने हुए हैं, तो इसे बोला करते थे ग्रेट बाथ। तो ये आपको मिला। उसके बाद आपको क्या मिला? ग्रेट ग्रेनरी। जैसे आपको पहले अनाज रखने के लिए स्थान था, वैसे यहाँ पे बहुत बड़े, क्योंकि मैंने बोला ये सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी बड़ी मिल रही हैं, है ना। यहाँ से एक असेंबली हॉल मिला, सभागृह मिला। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है वो ये आपका असेंबली हॉल है। सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से जो एक है वो आपका ये असेंबली हॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे सभागृह कह सकते हो आपकी भाई राजधानी है, तो कुछ मीटिंग वगैरह होनी है, तो आपकी मीटिंग वगैरह के लिए जो आपकी जगह होगी वो असेंबली हॉल थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक मूर्ति मिली नाचती हुई लड़की की। अब ये देखो, ये इस फॉर्म में ये लड़की का एक मूर्ति बनाई गई है। बहुत छोटी मूर्ति थी ये, पहली चीज़। लगभग आपके 4.5 सेंटीमीटर की ये मूर्ति थी, 4.5 सेंटीमीटर के बराबर की ये मूर्ति थी। तो ये दर्शाता है कि भाई कितना फाइन काम आप करना जानते थे। बहुत छोटी मूर्ति बना रहे हो और आप इतनी अच्छी बना रहे हो, तो ये आप जानते थे। दूसरी चीज़ ये ब्रॉन्ज की थी, है ना। पूछता है कि ये किसकी बनी हुई थी, तो भैया ये ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। तो मतलब आप ब्रॉन्ज का यूज़ भी जानते हो, ये भी एविडेंस देता है कि भैया इस यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज़ होता था, ठीक है। तो ये आपकी डांसिंग गर्ल की फिगरिन मिली, मूर्ति मिली नाचती हुई लड़की की, ठीक है। और अगर मैं चीज़ों की बात करूं तो यहाँ पे आपका पारसनाथ जो आपके 23वें तीर्थंकर थे जैन के, उनकी मूर्ति मिली है। और आपके एक मोहर मिली है, पशुपति की मोहर आपको मिली है, पशुपति सील। अब ये पशुपति की मोहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पशुपति सील देख सकते हो, ये आपको पशुपति सील मिली है। इसके बारे में पूछा भी जाता है कि इस मोहर पे देखो आप ऊपर की तरफ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और जानवर बने हुए हैं कुछ, है ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है पशुपति मोहर पे, पशुपति जी को हम लोग कंपेयर करते हैं शिव जी से, पशुपति जी को हम कंपेयर करते हैं भगवान शिव से, ठीक है। पूछा जाता है कि भैया इसके लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ कौन कौन से जानवर हैं और इसके राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ कौन कौन से जानवर हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस मोहर पे लेफ्ट हैंड साइड में है आपका एक राइनो यानी कि एक गैंडा और एक बुफेलो मतलब सांड, ठीक है। आप ऊपर देख रहे हो एक गैंडा बना हुआ है, नीचे एक सांड बना हुआ है ना।
और आपका राइट हैंड साइड की तरफ अगर मैं बोलूँ सीधे हाथ की तरफ, तो एक टाइगर बना हुआ है, नीचे देखो आपके टाइगर बना हुआ है खड़ा हुआ, है ना, और ऊपर एक हाथी बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस सील के बारे में, इस मोहर के बारे में याद रखेंगे। ये बहुत ही आपका एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, और चीज़ें हम देखते हैं। और आपका क्या हुआ, चांदू दारू से आपको भाई लिपस्टिक मिलती है। तो उस समय भी ये आपको शो करता है कि भैया विमेंस जो थी, महिलाएं जो थी, वो आभूषण वगैरह या आपके मेकअप वगैरह या इस तरीके की चीज़ें कुछ यूज़ करती होंगी। यहाँ से आपको बीड्स की फैक्ट्री मिलती है, मोतियों की फैक्ट्री मिलती है। मोती मतलब वो फैक्ट्री मोती बनाया करती थी। तो आपका मोती मतलब वो वाले मोती नहीं, सच्चे मोती जिसे हम बोलते हैं जो आपके समुद्र में मिलते हैं, वैसे जो मोती बनाए जाते हैं डिफरेंट मेटल्स से, तो वो बनना करते थे आपके। तो ये शो करता है कि भैया आपका यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ ज्वेलरीज टाइप की चीज़ें होंगी। ठीक है, आपको ये जो शहर है चांदूदारो, इसमें ये याद रखना है कि ये इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे आपको सिटाडल नहीं मिलता। सिटाडल जो था आपको सभी जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिटाडल जो है वो नहीं मिलता। अगली जगह देखते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जैसे पहले डिस्कस हो चुका है कि पहली बार जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं वो आपको मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, उसके बाद अगली जगह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में था आपका, राखीगढ़ी जो आपका हरियाणा में है। तो आपकी राखीगढ़ी जो है भारत में जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो चला गया पाकिस्तान वाले में। तो अगर सवाल आता है भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बोलोगे राखीगढ़ी। अगला स्थल आपका बनावली है। बनावली में आपको एक प्लॉड फील्ड मिला, जुता हुआ खेत मिला, बारले मिले, जौ के कुछ साक्ष्य मिले। और यहाँ ये इकलौते ऐसा शहर है जहाँ जो बसावट मिली वो अंडाकार थी। वैसे आपको बसावट मैंने बताई थी आपको कि रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करती थी, लेकिन यहाँ की जो बसावट थी वो आपकी ओवल शेप्ड में थी, अंडाकार थी। अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा में भी आपको जुता हुआ खेत मिला, है ना, प्लॉड फील्ड मिला, फायर ऑल्टर्स मिले, आग के कुछ साक्ष्य मिले थे, चूल्हे वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी यहाँ जिसमें आपको ये दिखता हो कि आग का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे कुछ दीवारें ऐसी मिली थी जो पत्थरों की या मिट्टी की ईंटों की बनाई गई थी, मतलब जो पकी हुई ईंटों की नहीं हुआ करती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका लोथल आया। लोथल जो है, लोथल आपका आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला, है ना, मानव निर्मित बंदरगाह मिला। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि इन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान था कि आपका कैसे बंदरगाह या पोर्ट बनाना है, और जब आपने बंदरगाह या पोर्ट बनाया है तो आप उसका यूज़ करोगे, शिप्स आएंगे मतलब आप विदेशों से, दूसरी जगहों से व्यापार करोगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये आपके कनेक्टेड नहीं थे या ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइज थे। बहुत सी जगह की आपकी मोहरें मिलती हैं हड़प्पा में, और हड़प्पा की मोहरें आपको अन्य जगह मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका शो करता है कि ये लोग बाहर या विदेशों से व्यापार किया करते थे। तो लोथल का हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। उसके बाद हस्क ऑफ राइस मिलता है, चावल की भूसी मिलती है, आधी जली हुई चावल की भूसी मिलती है। तो शो करता है भी चावल वावल यहाँ पे यूज़ होता होगा। ठीक है, और आग के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको कि आग यूज़, चावल आधी जली हुई भूसी है चावल की, तो जाहिर सी बात है आग का आपका वो होगा। आग के कुछ मेडिकल यूज़ भी मिलते हैं आपको, कि आग को कुछ मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता था, ऐसे एविडेंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रमुख स्थल है वो है आपका धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा जो है वो आपका, यहाँ पे जो शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। पहले आपने देखा शहर आपके 2 भागों में विभाजित थे, है ना, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट में। इस यहाँ पे धोलावीरा में शहर 3 भागों में था, मतलब वो लेफ्ट और राइट में जो था उसके बीच में भी एक शहर आपका या एक हिस्सा शहर का हुआ करता था। तो कह सकते हो भैया मिडिल क्लास लोग होंगे, है ना, जो ना बिल्कुल अमीर हुए ना गरीब हुए, तो कह सकते हो मिडिल क्लास का इमरजेंसी यहाँ से हुआ होगा। चलो, उसके बाद अगला जो स्थल है वो है सुरकोटाडू से आपको घोड़े की हड्डियाँ के साक्ष्य मिलते हैं और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं। देखो आप ये देख सकते हो ऑर्नामेंट वाली चीज़ें जो मैं बोल रहा था, ज्वेलरी वगैरह की, इस तरीके की चीज़ें ये आपको मिलती हैं, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो ये कुछ स्थल मैं आपको दिखाऊं कि आपको, देखो हमने ये देखा था हड़प्पा, हमने देखा था ये कहाँ है, हड़प्पा ये रहा, मोहनजोदारो ये रहा, देखो चांदूदारो ये रहा, चांदूदारो ये रहा, देखो ढोलावीरा, सुरकोटाडा ये रहा, लोथल,
ठीक है, ये रहा कालीबंगा, और ये राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा आपका इधर है राजस्थान की तरफ। तो ये सारे आप कुछ स्थल इसके देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे ये कहाँ कहाँ से, थोड़ा सा हमें याद रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं कि इस समय पे आपकी सामाजिक स्थिति क्या हुआ करती थी, तो जो सोशल कंडीशन थी, सामाजिक स्थिति थी, वो कुछ ऐसी थी कि भाई समाज जो था वो स्त्री प्रधान था। सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल, समाज स्त्री प्रधान था। समाज में वेज और नॉन वेज दोनों ही हुआ करते थे, मतलब मांस मच्छी खाने वाले लोग भी थे और शाकाहारी लोग भी हुआ करते थे। और इस समय समाज में जो सबसे प्रचलित एंटरटेनमेंट था या टाइम पास के लिए जो कह सकते हो, जो लॉकडाउन में सभी लोग ढूंढ रहे हैं, वो टाइम पास के लिए आपका यूज़ हुआ करता था गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी कि पासा वाला गेम आपने देखा होगा, जो शकुनी मामा खेलते रहते थे। महाभारत और ये सब अभी आप देख रहे होगे तो वहाँ देखोगे शकुनी मामा एक गेम खेलते थे पासा। तो उस तरीके का एक गेम था पासा या गैम्बलिंग। तो ये आपका फेमस एंटरटेनमेंट हुआ करता था। ठीक है, यहाँ के या इस समय के जो लोग थे वो पूजा किस किस की किया करते थे, तो भाई 6 चीज़ें ये लिखी हैं, टोटल 8 चीज़ों की ये पूजा किया करते थे, जिसके एविडेंस मिलते हैं, जिसके साक्ष्य मिलते हैं। पहला है आपका मदर गॉडेस, कुल देवी कोई हुआ करती होंगी। जब समाज आपका स्त्री प्रधान है तो यहाँ पे कुल देवी भी होंगी कोई, तो कुल देवी थी आपकी। पशुपति, शिव जी से जिन्हें कंपेयर करते हैं तो पशुपति आपको मिलते हैं, इनकी पूजा करते हैं। दूसरा आपका शिवलिंग, तीसरी चीज़ शिवलिंग। शिवलिंग के अलावा एक बुल यानी कि सांड की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो मतलब शायद सांड की भी ये पूजा करते होंगे। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ की भी कुछ इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, फाख्ता एक बर्ड होती है, फाख्ता एक चिड़िया होती है, उसकी भी बताते हैं कि ये पूजा करते थे। इन 6 के अलावा 2 चीज़ें और याद रखेंगे, ओम का भी यहाँ पर आपको जिक्र मिलता है। ओम जो आपका हिंदू उसमें है ओम, उसका भी आपको जिक्र मिलता है। और हिंदू उसमें सात्विक जो है, सतिया जिसे हम बोलते हैं सात्विक, उस चीज़ की भी पूजा के साक्ष्य माने जाते हैं। समाज जो था, समाज यहाँ पे 4 भागों में विभाजित था। देखो समाज का विभाजन हमेशा से रहा है, तो यहाँ पे भी समाज आपका 4 भागों में विभाजित था, काम के आधार पर विभाजित था। कुछ पढ़े लिखे स्कॉलर्स होंगे, कुछ जो आपका बाहर की चीज़ें देखेंगे, लड़ाई झगड़े की चीज़ें देखेंगे, वो वॉरियर्स होंगे। कुछ आपके ट्रेडर्स होंगे जो अलग अलग जगह से व्यापार करेंगे, और कुछ आपके लेबरर्स होंगे जो आपके काम करेंगे। तो समाज यहाँ पे आपका किसी धर्म या किसी जाति के नाम पे नहीं था, लेकिन काम के अनुसार समाज विभाजित था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि मान लो आपके स्कॉलर्स जो होंगे वो ट्रेडर्स से ऊपर होंगे, कि लेबर्स जो होंगे वो वॉरियर्स के नीचे होंगे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता। समाज भले ही 4 भागों में विभाजित था, लेकिन समाज एक समान था। ठीक है, वो चीज़ आपकी अलग है कि भाई कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि समाज की आर्थिक स्थिति की, तो जो आर्थिक स्थिति थी वो आय का मुख्य साधन हुआ करता था यहाँ पे व्यापार और खेती, है ना। कृषि, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड, जितना व्यापार किया करते थे अलग अलग जगह से, वो सब आपका यहाँ का मुख्य साधन हुआ करता था। अच्छा, इस सभ्यता में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई गाय और घोड़े के इस्तेमाल के साक्ष्य नहीं मिलते आपको। ऐसा नहीं है कि इस समय गाय और घोड़ा नहीं हुआ होगा, भाई गाय और घोड़ा होता होगा, है ना। लेकिन आपको कहीं पे भी सभ्यता में ऐसी चर्चा नहीं मिलती कि गाय के महत्व पे कुछ बात करी गई हो, घोड़े के महत्व पे कुछ बात करी गई हो, या इस तरीके से। तो बैल को, बुल को आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, लेकिन गाय और घोड़े के बारे में कोई चर्चा यहाँ पे नहीं थी। और यहाँ पे आपका सेल्डम, है ना, वो सिंडोम आपके कॉटन कल्टीवेशन की है। पहला जो कॉटन कल्टीवेशन माना जाता है, कपास की खेती मानी जाती है, वो यहीं से मानी जाती है ना। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि भैया ये सभ्यता जब इतनी आपकी डेवलप्ड थी, इतनी विकसित हुआ करती थी, तो ये सभ्यता आपकी ख़त्म कैसे हो गई। तो ख़त्म होने के पीछे आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक एविडेंस नहीं बोलते हैं कि भाई ये सभ्यता आपकी नदियों के किनारे थी। तो नदी में बाढ़ आएगी, बाढ़ आने की वजह से लोग मर जाएंगे, शहर के शहर आपके तबाह हो जाएंगे, तो उसकी वजह से काफ़ी हिस्सा ख़त्म हुआ होगा। नदियाँ अपना जो चलने का वो होता है, पाथ होता है, कोर्स ऑफ रिवर बोलते हैं, वो भी चेंज करती हैं, है ना। तो जब वो आपके चलने की जगह चेंज करेंगे तो भाई एक शहर जो नदी के किनारे था, अब नदी वहाँ से चली गई, उस शहर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी पानी वगैरह की, तो वो शहर भी आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। लोग दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ पे उन्हें रहने की सही सुविधाएं मिलेंगी। ये भी कारण है आपका कुछ ख़त्म होने का। कुछ बोलते हैं कुछ महामारियाँ फैली होंगी, कुछ बीमारियाँ फैली होंगी, जैसे अभी कोरोना फैला है,
तो आप देख रहे हो कोरोना से 1.5-2 लाख लोगों की मौत हो गई अभी तक, है ना, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए कोरोना से अभी तक, और आपके बहुत सारे और हो सकते हैं अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ। तो इस तरीके की कोई महामारी फैली होगी, कोई बीमारी फैली होगी जिसकी वजह से ये सभ्यता का पतन हुआ या ये डिक्लाइन करी, या आर्यों का आक्रमण। मैक्स मुलर बोलते हैं कि आर्य जो थे आपके वो रशिया की तरफ से भारत आएंगे, रूस की तरफ से मध्य एशिया की तरफ होते हुए भारत में आएंगे। जब ये यहाँ आएंगे तो इनके द्वारा भी इस सभ्यता को ख़त्म किया जाएगा, मारा जाएगा, या इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था आज के हमारा पूरा लेक्चर। इसमें जितनी भी चीज़ें थी आप इतनी ही चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद एक पैरेलल सीरीज़ आएगी जल्दी ही, जिसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ गुड डे।